वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 8 तारीख को जो पेपर होना है दोस्तों, उसको लेकर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल मानस शास्त्र या फिर सीडीपी के फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों परीक्षा से 15 दिन पहले। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न हम हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न जो होगा वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं बाल मानस शास्त्र और अध्यापन शास्त्रों को लेकर, उसी प्रकार के प्रश्न हम यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर देना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे और चैनल पे जितने लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो इस प्रकार है कि दोहराव वो बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। अब देखिए, एक तरीके से आप कहेंगे दोहराव या डबल डबल बोलना या बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। इस प्रकार से आपको यहां पर क्या है, 4 विकल्प दिए गए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अधिगमात्मक विकलांगता, ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, मस्तिष्क पक्षघात या फिर स्वालीन क्रम विकार। तो देखिए दोस्तों, दोहराव वो बारंबार किए जाने वाला जो व्यवहार है वो से हम कहेंगे दोस्तों स्वालीन क्रम विकार। मतलब आपका जो विकल्प डी यहां पर है दोस्तों वो क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको लेकर एक स्पष्टीकरण यहां पर दिया गया है कि दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार स्वालीन क्रम विकार की विशिष्ट पहचान है। स्वालीन क्रम विकार से पीड़ित व्यक्ति अक्सर दोहरादार क्रियाकलापों या दिनचर्या में संलग्न होते हैं और उनके विशिष्ट क्रियाकलाप या प्राथमिकताएं हो सकती है। इस प्रकार क्या है, आप यहां पर इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर जो अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो स्टेटमेंट टाइप होने वाला है। मतलब आपको बताना है कि कितने विकल्प सही है, कितने विकल्प गलत है, या फिर ए आर की सही व्याख्या करता है, उस प्रकार का ये प्रश्न है। तो देखिए, यहां पर जो दूसरा प्रश्न है वो पूछा गया है दोस्तों कि अभिकथन आपको दिया गया है। प्रश्न इस प्रकार है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते। तो देखिए, मैं कहूंगा दोस्तों, तो पहला क्या है आपका बिल्कुल सही अभिकथन यहां पर दिया गया है। उसके बाद इसका कारण बताया गया कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। डेफिनेटली व्यक्तिगत बच्चों का जो विकास है वो काफी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प चुनिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो पहला और दूसरा दोनों सही है। मतलब अगर आप आंसर की बात करेंगे तो यहां पर हमारा जो डी विकल्प दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी यहां पर कर रहा है। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न बिल्कुल आपको सीडीपी में दोस्तों पूछे जा रहे हैं। क्योंकि स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन जो है अब वो ज्यादा परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको हम कहेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि अपसारी चिंतन डैश डैश है, जबकि अभिसारी चिंतन डैश डैश। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। क्योंकि अगर आप बात करेंगे अपसारी चिंतन क्या है, तो देखिए कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, कई उत्तरों को, मतलब एक से ज्यादा उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। और अभिसारी चिंतन क्या होता है कि एक ही समाधान पर स्थित है। मतलब आपका जो विकल्प सी दिया गया है वो यहां पर सही होगा। अपसारी क्या है दोस्तों, वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी क्या करता है, एक ही सही समाधान पर स्थिर है। तो आपका जो विकल्प सी यहां पर होगा वो सही होगा। ऑप्शन सी जो यहां दिया गया है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अब देखिए, अधिगम के लिए जो आकलन होता है दोस्तों उसका मुख्य लक्ष्य क्या है आपको यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना,
उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमी सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन 3 दिया गया है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ऑप्शन डी दिया गया है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो डेफिनेटली यहां पर आपका जो चौथा विकल्प होगा दोस्तों वो सही होगा कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो आपका जो डी विकल्प यहां पर होगा वो सीधे सीधे तौर पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आपको पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 अगर आप देखेंगे, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है, इस प्रकार का प्रश्न है। आपको विकल्प दिए गए हैं, एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। ऑप्शन 2 दिया गया है कि पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर। ऑप्शन 3 दिया गया है कि बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। ऑप्शन 4 दिया गया है कि बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूहों बनाकर। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए सही विकल्प की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, मतलब आपका जो विकल्प सी होगा वो यहां पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आप देख सकते हैं कि किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। अगर आप सीधे सीधे उत्तर की बात करोगे दोस्तों तो देखिए बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, यह आपका क्या है, यहां पर सही विकल्प होगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। तो आपका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 जिस प्रकार पूछा गया है कि एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। अब देखिए बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, टोटली निगेटिव है। ओके तो ये ऑप्शन तो हमने हटा ही देना है। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, डेफिनेटली कि असफलता और त्रुटियां क्या है, गलतियां क्या है, तो बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है दोस्तों। तो सी विकल्प आपका यहां पर क्या है, सही होगा। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपका जो विकल्प सी यहां पर दिया गया है वो यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। एक एक प्रश्न हम देख रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको सीडीपी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न नंबर 8। अब देखिए 8वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिला अपने हृदय से, दिल से सोचती है। यह कथन क्या दर्शाता है, सीधी सीधी सी बात है, ये लैंगिक रूढ़िवाद को क्या है दर्शा रहा है कि पुरुष क्या करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, और लड़कियां क्या करती है, महिलाएं क्या करती है, तो अपने दिल से, अपने हृदय से सोचती है। तो ये डेफिनेटली लैंगिक रूढ़िवाद को क्या है दर्शा रहा है। मतलब आपका जो विकल्प बी यहां पर होने वाला है वो सीधे सीधे तौर पर हमारा यहां पर क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में से नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। प्रश्न को आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि विकास का जो चरणीय सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से नियमों में से किस नियम पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। देखेंगे यहां पर कि विकास निरंतर है या विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, या फिर विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिया गया है। सही आंसर होगा दोस्तों विकास की अनिरंतरता। अब देखिए इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण हमने यहां पर दिया है दोस्तों। आप देखेंगे जो बिल्कुल हम नोट्स आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें पूरी तरीके से स्पष्ट लिखा होता है, आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेंगे कि विकास का चरणीय सिद्धांत तो विकास की अनिरंतरता पर बल देता है। विकास के चरणीय सिद्धांत का
प्रतिपादक पियाजे को माना जाता है। विकास के चरणीय सिद्धांत के अंतर्गत विकास की निरंतरता यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि विकास सदैव निरंतर चलता रहता है, यह अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास के प्रक्रियात्मक चरणों में लगातार परिवर्तन होता रहता है, कभी विकास तीव्र गति से तथा कभी धीमी गति से होता है। यह चरणों में क्रमानुसार होता है, प्रत्येक चरण का निश्चित क्रम होता है। विकास का क्रम निश्चित होता है परंतु यह समान रूप से निरंतर नहीं होता, इसमें अनिश्चितता व्याप्त होती है। इस प्रकार क्या है, यहां पर सीधे सीधे तौर पर स्पष्टीकरण भी जो है दोस्तों दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। गार्डनर को लेकर प्रश्न पूछा गया है और गार्डनर को लेकर जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि अब देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा था, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर होगा गार्डनर को लेकर, वो दोस्तों क्या रहेगा, सही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, टीएटी 2026 के लिए आपको हमारे 9 तारीख से लेक्चर जो है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 8 तारीख को आपका सीटेट का पेपर हो जाना है और 9 तारीख से हमारा महाटेट 2026 के लेक्चर जो है दोस्तों यहां से आपको देखने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो आप अभी जाकर हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। हम बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर होने वाला है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को डैश डैश इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए शिक्षार्थी कैसे है, विद्यार्थी कैसे है, तो विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले ये विद्यार्थी है दोस्तों, उनको लेकर आपका रवैया क्या होना चाहिए एज ए टीचर, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी के लिए गलत हो जाएगा। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, डेफिनेटली दूसरा भी गलत ही हो जाएगा दोस्तों। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। तीसरा भी जो है यहां पर नेगेटिव दिया गया है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तो आपका जो उदाहरण वाला है यहां पर वो सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका जो डी बताया गया है वो यहां पर क्या है, सही आंसर रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, वो इस प्रकार प्रश्न है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, इस प्रकार का प्रश्न। अब देखिए समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। आपके पास 4 विकल्प है, तो देखिए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर डर की भावना नहीं पैदा करनी है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो यहां पर आपका सही विकल्प क्या होगा कि समस्या समाधान की क्षमताओं को किस पर सुसाध्य किया जा सकता है, तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। मतलब आपका जो पहला विकल्प है यहां पर वो सही होगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक प्रश्न जो है आपको इसी प्रकार का प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। पेपर 1 की बात अगर आप करते हो, पेपर 2 की बात अगर आप करते हो, बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको 8 फरवरी को सीटेट की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब देखिए बच्चा क्या है दोस्तों, जूझ रहा है अधिगम की कठिनाइयों से। एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए उनको व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना, या फिर संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए दोस्तों शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग यहां पर क्या है आपको करना चाहिए। मतलब आपका जो विकल्प बी यहां पर होने वाला है वो सही विकल्प होगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 14, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो देखिए योग्यता सुधार्य है। मतलब आपका जो सी विकल्प यहां पर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर आपका
राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, ज्यादा वक्त हमने लेना नहीं है, परीक्षा में सिर्फ 15 दिन का वक्त बचा है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, आप देखिए बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की गई हो। डेफिनेटली बच्चों को कठिनाई कब होती है? जब आप सूचनाओं को अलग अलग हिस्सों में क्या है दोस्तों डिवाइड कर रहे हैं। मतलब आपका जो सी विकल्प यहां पर है वो यहां पर क्या है? सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होने वाला है। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों देखिए परीक्षा में 16 दिन का वक्त बचा है, 15 दिन का वक्त बचा है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट का ऑफर हमारा अभी भी ऑन है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पेपर 1 के लिए आपको 50 प्रश्न पत्रिका दी जा रही है विथ आंसर की। यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन सेट आपको मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट जिस तरीके से होंगे दोस्तों, मराठी के 10 क्वेश्चन सेट, हिंदी के 10 क्वेश्चन सेट, बाल मानसशास्त्र के 10 क्वेश्चन सेट, परिसर अभ्यास के 10 क्वेश्चन सेट और गणित पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट, टोटल 50 क्वेश्चन सेट आपको 499 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैं आपको बताता हूं, अभी तक भी आपने दोस्तों कुछ नहीं किया है तो कम से कम इतना कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे, ये क्वेश्चन सेट को सॉल्व कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको क्या है परीक्षा में मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि किसी भी परीक्षा को देने से पहले क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, उसके प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, यह हमको पता होना चाहिए दोस्तों। और यहां पर जो 1500 क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि पीवाईक्यू जो होते हैं सीटेट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पीवाईक्यू में भर भर के क्या है दोस्तों जोर डाला जाता है। तो आप समझ रहे हैं, तो बिल्कुल स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 की परीक्षा में पूछा गया था कि आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश डैश का निर्धारण करती है। तो देखिए आनुवांशिकता पूरी तरीके से एक व्यक्ति के सेक्स का निर्धारण करती है। मतलब आपका जो पहला विकल्प है यहां पर दोस्तों वो क्या रहेगा? सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर होने वाला है। किसी व्यक्ति का लिंग उसके लिए गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। महिलाओं के लिए XX और पुरुषों के लिए XY। इस प्रकार क्या है यहां पर इसका सूत्र भी जो है दोस्तों बताया गया है। प्रश्न नंबर 17, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछा गया है कि जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वो एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन क्या है आपको क्वेश्चन पेपर में 8 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और बड़ा अच्छा प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व यहां पर ऑप्शन दिया गया है, संरक्षण, समायोजन, अकेंद्रितता। तो देखिए यहां पर ये जो विकल्प होगा दोस्तों हमारा समायोजन सही होगा। देखिए समायोजन क्यों सही होगा हम आपको बताएंगे दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं आपकी जागृति द्वारा एक अलग नस्ल के कुत्ते को कुत्ता कहना समायोजन की क्षमता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि वह कुत्ते के बारे में जो पहले से जानती है उसका इस्तेमाल नए कुत्ते को समझने के लिए कर रही है, भले ही वह एक अलग नस्ल का हो। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? समायोजन कहते हैं। यहां पर कुत्ता जो है उदाहरण के लिए लिया गया है, आप किसी और चीज का भी इस्तेमाल यहां पर क्या है कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है? अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि अलग अलग आयामों में लोग अलग अलग योग्यताएं होती है। तो मैंने कहा अलग अलग, ये क्या कहते हैं कि बुद्धि क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जवाब लगा देना, बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो यहां पर क्या है दोस्तों उचित विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 19वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अब देखिए अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उत्तेजना उच्च उत्तेजना उच्च भय, गलत बात है, निम्न उत्तेजना उच्च भय। तो देखिए आपका पहला ही विकल्प यहां पर सही है कि संतुलित उत्तेजना, कोई डर नहीं। मतलब आपका जो पहला विकल्प है दोस्तों वो यहां पर क्या है सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर
प्रतिरूपित किया जा सकता है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, मतलब आपका जो विकल्प बी यहां पर दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार क्या है, हमने 20 प्रश्न देखे हैं दोस्तों सीडीपी को लेकर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेकर। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों कि पेपर 1 के जिस तरीके से क्वेश्चन सेट हमने आपको बताया है, यहाँ पर पेपर 2 के क्वेश्चन सेट भी अवेलेबल है दोस्तों। 399 रुपये इसका प्राइस है। यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं विथ आंसर की। मतलब अगर आप देखेंगे तो मराठी के 10 क्वेश्चन सेट, हिंदी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, सीडीपी के 10 क्वेश्चन सेट और एसएसटी पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट दोस्तों, मतलब समाजशास्त्र विषय को लेकर 10 क्वेश्चन सेट, सभी में अपना अपना जो है आंसर की अलग से दिया जाएगा। और सिर्फ 399 रुपये में करीब करीब 10 रुपये का एक प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों दिया जा रहा है। तो बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए, अपनी परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए दोस्तों। अभी आप परचेस कर लेंगे, स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर अभी आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा को देने से पहले इस प्रकार की पढ़ाई कर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।